everyone, welcome back to the lecture of stereoisomerism from coordination complex. अब ये stereoisomerism कैसे होता है? ठीक है, स्टीरियो मतलब क्या होता है? 3 डायमेंशनल स्पेस, और आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है? ये मैंने डिटेल में बताया अपने प्रीवियस लेक्चर में, जिसमें हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म देखा था. तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले जाके वो देखिए एंड देन कम बैक टू दिस लेक्चर. तो चलो स्टार्ट करते हैं. हाउ अ मॉलिक्यूल कैन बी अरेंज्ड इन डिफरेंट वे इन 3 डायमेंशनल स्पेस. जैसे कि समझ लो ये पूरा एक 3 डायमेंशनल स्पेस है मेरे आगे पीछे, तो मैं अपने हाथ ऊपर भी कर सकती हूँ, मैं मेरा एक हाथ आगे और एक हाथ पीछे भी कर सकती हूँ, मैं अपना एक हाथ लेफ्ट और एक हाथ राइट की तरफ भी डाल सकती हूँ. सो दिस इज इवन दो आई हैव 2 हैंड विच आई कैन अरेंज इट इन डिफरेंट वेज. आई कैन टेक इट बोथ ऑफ देम टॉप, बोथ ऑफ इट एज बॉटम, लेफ्ट एंड राइट, फ्रंट एंड बैक. तो ये क्या हो गया? पूरा 3 डायमेंशनली अरेंज करना. इन दिस वी विल बी सीइंग 3 ऑफ देम, दैट इज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का आइसोमेरिज्म, स्क्वायर प्लेनार का और टेट्राहेड्रल का. नाउ द गुड न्यूज इज tetrahedral does not show stereoisomerism. Why it does not show, that we will be seeing in our next lecture. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑक्टाहेड्रल को. अब ये ऑक्टाहेड्रल मतलब ज्योमेट्री होता कैसे है? ठीक है, चलो समझते हैं. ये कौन सा हो गया? विच इज दिस शेप? दिस इज स्क्वायर प्लेनार. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर प्लेनार लिया हुआ है. दिस इज माई स्क्वायर प्लेनार. ठीक है, और उसके बीच में मैंने ये अपनी एक पेन डाल दी. ठीक है, now if you see here the pen is at what angle to each other? ठीक है, the pen, if I keep this straw here, can we see with this corner the pen is at 90 degree, correct? ये कॉर्नर से भी क्या हो गया? वो 90 डिग्री का एक एंगल बन रहा है. यहाँ से भी क्या बन रहा है? एक 90 डिग्री का एंगल. और ये कॉर्नर से भी क्या बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल. मतलब जैसे कि टेंट होता है, टेंट के चारों कॉर्नर अगर तुम ज्वाइन कर लेते हो तो तुम्हें 4 90 डिग्री वाले एंगल के ट्राइंगल मिलते हैं, करेक्ट? अब ये ऊपर की बात हो गई. सिमिलरली नीचे की साइड भी वैसे हो जाएगा. इफ आई जस्ट ज्वाइन दिस समवेयर हियर, इट इज गिविंग मी 90 डिग्री एंगल. ये भी वैसे ही दे रहा है. सो मेरा सेंट्रल मेटल एटम, समझ लो ये ब्लैक वाला पेन मिडिल में, माई मेटल इज हियर एट द सेंटर. ठीक है, यहाँ पे है मेरा मेटल. और मेरे 6 लाइगेंड्स, ऑक्टाहेड्रल में कितने लाइगेंड्स होते हैं? 6. वो कहाँ पे? 1 2 3, दिस 4th कॉर्नर, दिस अबव एज 5th एंड बिलो एज 6th. तो अगर तुम स्क्रीन के डायग्राम से कंपेयर करोगे, ये सेंट्रल वाला M है, ये हो जाएगा A, B, C एंड D कॉर्नर, ये ऊपर वाला E और नीचे वाला F. सो दिस इज हाउ दिस 6 लाइगेंड्स आर अरेंज टू ईच अदर. अब सबसे पहले हम लोग जब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के लिए समझेंगे, ठीक है, उसका स्टीरियो आइसोमर समझेंगे, हमें क्या देखना? हमें देखना उसकी सिस पोजीशंस क्या होती है और उसकी ट्रांसपोजिशन क्या होती है. सिस मतलब क्या हो जाएगा? सिस इज दिस डांस स्टेप. ठीक है, सिस मतलब क्या हो जाएगा? ये वाला डांस स्टेप. और ट्रांस मतलब क्या हो जाएगा? अप एंड डाउन. ठीक है, 2 ऊपर नीचे, 2 ऊपर नीचे. मतलब सिस पोजीशन अगर आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा डबल बॉन्ड के अक्रॉस, तो ये दोनों सिस हो जाता है ऑन द सेम साइड, और अपोजिट साइड में ट्रांस हो जाता है, एक इधर और एक इधर. नाउ दिस इज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री व्हाट यू हैव स्टडीड. इन आर दिस कॉम्प्लेक्स सिस और ट्रांस कैसे हो जाएगा? हाउ डू वी अंडरस्टैंड दैट? ठीक है, तो सिस की पोजिशंस और ट्रांस के लिए सबसे पहले हम ट्रांस देखेंगे, बिकॉज ट्रांस इज ईजी टू आइडेंटिफाई. ट्रांस मतलब इट विल बी एट 180 डिग्री टू ईच अदर, मतलब अपोजिट एंड पे रहेंगे. मुझे बताओ अपोजिट एंड पे कौन से लाइगेंड्स हैं? सो इट इज E एंड F पोजीशन विच आर ट्रांस पोजीशन, B एंड D आर ट्रांस पोजीशंस, एंड A एंड C आर ट्रांस पोजीशंस. तो मेरे पास ट्रांस की कितनी पोजीशंस हो गई? टोटल 3 पोजीशन अपोजिट वाली, EF, AC, BD. अब सिस मतलब क्या हो जाएगा? जो सारे 90 डिग्री है एक दूसरे के साथ. तो अभी यहाँ पे बहुत सारे हो जाएंगे 90 डिग्री वाले. सबसे पहले तो हमने जो देखा था टिप था वो चारों कॉर्नर से था. सो E विथ A, E विथ B, E विथ C, E विथ D, ये सारे ही सिस हैं. अब ये तो ऊपर का हो गया, वैसे ही सेम नीचे का भी हो जाएगा. F विथ A, F विथ B, F विथ C एंड F विथ D, ये भी चारों क्या हो गए? सिस पोजिशंस हो गए, बिकॉज दे आर एट 90 डिग्री टू ईच अदर. और कौन से बचे?
तो ये जो बाजू बाजू में एक दूसरे से है, जो कॉर्नर, अगेन दोज आर सिस, जैसे कि A with B, B with C, C with D एंड A with D। तो टोटल हमारे पास कितनी सिस की पोजीशंस है? सिस की पोजीशंस हमारे हो जाएगी टोटल 12। वी हैव 12 सिस पोजीशंस एंड ट्रांस की हो जाएगी 3 पोजीशंस, ठीक है, ट्रांस 3 और सिस हो जाएंगे 12 पोजीशंस। अब हमें आइसोमेरिज्म में देखना क्या है बच्चे लोग, ठीक है। आइसोमेरिज्म में मतलब हम कैसे एक लाइगेंड को हटा के कोई दूसरी पोजीशन में रखें तो हमें एक नया ही स्ट्रक्चर मिल रहा है, सच दैट वो स्ट्रक्चर रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है, वो स्ट्रक्चर रिपीट नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल समझो तुम क्लास में 12 बच्चे बैठे हुए, ठीक है, क्लास में 12 बच्चे। अब मैंने क्या किया, सिर्फ लास्ट वाले लड़के को क्या किया, फर्स्ट बेंच पे लेके आई और फर्स्ट बेंच वाले को लास्ट पे भेज दिया। तो मेरा एक्चुअल अरेंजमेंट जो क्लास का था पूरा वो चेंज हो गया, तो मेरा ये एक अरेंजमेंट हुआ। अब मैंने क्या किया, वही लास्ट वाले लड़के को सेकंड बेंच पे भेजा और सेकंड बेंच वाले को लास्ट में भेजा, वापस ये दूसरी पोजीशन हो गई। सो ऐसे कर करके मैं अगर एक स्टूडेंट की भी पोजीशन हटा के उसकी चेंज करती हूँ, इट चेंजेस द एंटायर स्ट्रक्चर। बोलोगे अरे एक ही जगह चेंज हुई, हाँ पर अभी है तो नया अरेंजमेंट ये टोटली। सो दिस डिफरेंट अरेंजमेंट without itself being repeated are nothing but stereo isomerism। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म के दो टाइप हो जाएंगे, एक हो जाएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एक हो जाएगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। नाउ व्हाट आर ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? वी विल बी स्टडिंग वन एज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा हो जाएगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मतलब अरेंजमेंट से मुझे सिस मिल रहा है या अरेंजमेंट से मुझे ट्रांस मिल रहा है या दोनों ही मिल रहे हैं, ठीक है। नाउ फॉर एग्जांपल आई एम गेटिंग अ सिस पोजीशन, वी विल चेक दिस सिस इज ईदर ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव। अगर इफ इट डज नॉट शो मिरर इमेज, दे आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, दे आर नॉट अ मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, देन वी कॉल दैट एज ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। कोई भी स्ट्रक्चर अगर मिरर इमेज नहीं है, मिरर इमेज मतलब क्या हो जाएगा, मेरे पास ये हैंड है और ये हैंड है, दोनों एग्जैक्टली सेम है, बट इफ आई सुपर इम्पोज, अगर एक को दूसरे पे लगाती हूँ, क्या ये सेम जा रहा है? इट इज़ नॉट गोइंग इन द सेम पोजिशन। सो ये क्या हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, दे आर नॉन, वी कैन राइट आउट सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, तो फिर मैं बोलूँगी इसको ऑप्टिकली एक्टिव। समझो मैंने दूसरा एग्जाम्पल ले लिया, आई एम जस्ट टेकिंग दिस 2 straws, ओके, नाउ आई हैव दिस 2। अगर मैं एक को दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर रही हूँ, इट इज इजीली गेटिंग सुपर इम्पोज विदाउट एनी लेफ्ट और राइट चेंज, राइट। तो ये क्या हो गया, ये हो गया ऑप्टिकली इनएक्टिव, सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है ये। सो दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल है या सुपर इम्पोजिबल, उस पे से डिसाइड होगा ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है। सो ना अगर समझो वो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है एंड देर ऑप्टिकली एक्टिव, तो मुझे 2 स्ट्रक्चर मिलेंगे, राइट। अगर समझो ये हैंड ड्रॉ किया, नाउ दिस इज अ मिरर इमेज, अगर मैं मिरर में देखती हूँ इसका मिरर इमेज ये बनेगा, राइट, ऐसे दिखेगा। एंड इफ आई सुपर इम्पोज, ये नहीं सुपर इम्पोज हो रहा है, सो दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये कौन सा हो जाएगा और ये क्या, इन दोनों को नाम क्या बोलेंगे, इन दोनों जुड़वा भाइयों का नाम बोलेंगे डी एंड एल, डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लेवो रोटेटरी। व्हाट विल इट बी, डेक्स्ट्रो एंड लेवो रोटेटरी। अब अगर तुमने सुना होगा जुड़वा जो रहते हैं, जुड़वा भाइयों के भी क्या होते हैं, 2 अलग अलग होता है, वन इट कुड बी द आइडेंटिकल ट्विंस और वन कुड बी नॉन आइडेंटिकल। ये क्या हो गया, नॉन सुपर इम्पोजिबल, तो ये नॉन आइडेंटिकल है। तो जैसे ट्विंस होते हैं उसमें हम नाम देते हैं आइडेंटिकल, नॉन आइडेंटिकल। ऑप्टिकली आइसोमर्स और ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर, ये डीएल एल एक दूसरे से क्या बोलेंगे हम लोग इनको, वी विल से देम दे आर एनांशियोमर्स ऑफ ईच अदर, दे आर सेड टू बी एनांशियोमर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो एनांशियोमर स्ट्रक्चर क्या हो गए, ऑप्टिकली एक्टिव, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। अब हम देखते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब ऑप्टिकली इनएक्टिव में क्या हो जाएगा, अगर दोनों चीज़ें सेम है, जैसे कि ये स्ट्रॉ,
दे आर नथिंग लाइक सुपर इम्पोसिबल और नॉन सुपर इम्पोसिबल, देखो एक दूसरे पे आ रहे डायरेक्टली. सो इन दैट केस ये दोनों ही स्ट्रक्चर दे आर सेड टू बी डायस्टीरियोमर्स ऑफ ईच अदर. सो डायस्टीरियोमर्स ऑफ ईच अदर, तो दोनों स्ट्रक्चर, बोथ द स्ट्रक्चर्स आर सेड टू बी डायस्टीरियोमर्स ऑफ ईच अदर. तो यहाँ तक क्लियर हुआ. सबसे पहले हमारे पास क्या है, वी विल सी वेदर इट्स ट्रांस और सिस. समझो दोनों स्ट्रक्चर मिले. अभी कभी कभार ट्रांस भी नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर देगा, सिस भी देगा, ठीक है, या तो दोनों ही नहीं देंगे. वंस वी गेट द टू स्ट्रक्चर मिरर इमेज, चेक करो ऊपर इम्पोसिबल है या नॉन सुपर इम्पोसिबल है. अगर नॉन सुपर इम्पोसिबल है तो ऑप्टिकली एक्टिव. वो दोनों स्ट्रक्चर जो नॉन सुपर इम्पोसिबल थे उन दोनों का नाम क्या हो जाएगा, दे आर सेड टू बी एनांशियोमर्स ऑफ ईच अदर. और जब ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है उसको बोलते हैं डायस्टीरियोमर्स ऑफ ईच अदर. क्लियर? ओके, सो लेट्स सी द वेरियस सी द स्टीरियोआइसोमर्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल complexes. The very first which I have is MA6 type. ठीक है, सो जस्ट पार्डन मी फॉर माई ड्रॉइंग्स. ठीक है, MA6 मतलब मेरे पास सेंट्रल मेटल M है और जो सारे लाइगेंड्स है वो कौन से हो जाएंगे, ऑल 6 आर सिमिलर. समझो 6 साइनाइड ले लिए या 6 वाटर मॉलिक्यूल ले लिए. सो ऑल 6 लाइगेंड्स आर सेम. ना व्हेन वी से ऑल 6 लाइगेंड्स आर सेम, क्या कोई एक दूसरे से सिस या ट्रांस हो सकता है? सिस ट्रांस होने के लिए मुझे मिनिमम 2 तो अलग चाहिए ताकि मैं उनकी पोजीशन क्या कर सकूँ, चेंज कर सकूँ. अगर समझो तुम्हारे पास 6 चॉकलेट्स है और 6 के 6 सेम है, ऑल 6 आर सेम कैडबरी, तो तुम उसकी कुछ पोजीशन चेंज भी करोगे तो पता चलेगा? नहीं पता चलेगा. सो वी से दिस डज नॉट हैव एनी आइसोमेरिज्म, डज नॉट शो आइसोमेरिज्म. आइसोमेरिज्म, ठीक है. अब दूसरा हो गया MA5B. MA5B में क्या हो जाएगा, मेरे पास एक M है एंड 5 A है और एक B. अब B जो है वो हर एक A से सिस भी है और ट्रांस भी है. क्या मेरे पास, मैंने क्या बोला, मेरे पास मिनिमम क्या होनी चाहिए, 2 चीज़ें एटलीस्ट अलग होनी चाहिए सो दैट आई कैन पोजीशन दैम एज सिस एंड ट्रांस. तो ये भी क्या हो जाएगा, इट डज नॉट शो एनी आइसोमेरिज्म. लेट्स सी द नेक्स्ट वन, MA4B2. अभी कुछ आया, करेक्ट. सो लेट्स सी, दिस इज जस्ट कंसिडर दिस एज स्क्वायर. ओके, आई हैव 4A एंड 2B. तो यहाँ पे देखो अभी ये B कौन से एंगल पे एक दूसरे के साथ, ट्रांस पोजिशन पे, अपोजिट. सो दिस स्ट्रक्चर वी विल नेम देम एज ट्रांस स्ट्रक्चर. ये कौन सा हो गया, दिस इज अ ट्रांस स्ट्रक्चर. इसका सिस स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा, अगर मैं B और B को कौन से पोजीशन में रखूं, आई विल कीप देम नेक्स्ट टू ईच अदर. तो ये हो गया सारा A एंड आई एम कीपिंग B क्लोज टू देम. सो यहाँ पे अगर देखोगे तो B क्या हो जाएगा, B इज एट सिस पोजिशंस. अगर पोजिशंस में कंफ्यूजिंग आ रहा है, रिवाइंड करो लेक्चर, पीछे देखो, हमने देखा है सिस की पोजीशंस कौन से और ट्रांस की पोजीशंस कौन से. सो ये दोनों कौन से, बाजू बाजू में. सो दिस स्ट्रक्चर विल बी कॉल्ड एज सिस स्ट्रक्चर ऑफ ईच अदर. अब मुझे पता लगाना है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है. तो ऑप्टिकली एक्टिव एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव कैसे पता चलेगा, या तो तुम मिरर बनाओ, मिरर के बाजू में उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो एंड देखो, या तो मेरे पास एक सिंपल टेक्निक है दैट इज सिमेट्री. यू हैव टू चेक लाइन ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री. ठीक है, ये मेथड कहीं पे इजीली नहीं दिखेगी तुम्हें, इतनी सिंपल मेथड. मुझे क्या करना है, सिमेट्री मतलब क्या हो जाएगा, कैन आई कट माई बॉडी इनटू इक्वल पार्ट्स, येस. थ्रू विच डायरेक्शन, इफ आई कट इट वर्टिकली देन इट विल बी इन 2 इक्वल डायरेक्शन, बट इफ आई कट इट हॉरिजॉन्टली तो फिर अलग अलग हो जाएगा, करेक्ट. तो मुझे कोई ऐसी जगह देखनी है जहाँ से मैं ये स्ट्रक्चर को कट करूँ एंड आई विल गेट इक्वल ऑफ बोथ द साइड. तो अगर देखो मैंने यहाँ से इसको कट कर दिया, ठीक है, वर्टिकली, एम आई गेटिंग सेम ऑन लेफ्ट एंड राइट साइड बोथ, दोनों ए. यहाँ पे भी B आधा और यहाँ पे भी B आधा. सो इट इज सिमेट्रिकली कंटेन. इफ देर इज अ लाइन ऑफ एक्सेस और प्लेन ऑफ एक्सेस cutting the middle part of the complex, then we say it is optically inactive. तो ये क्या हो गया, optically inactive हो गया. Let's say another one, क्या ये सेकेंड सिस स्ट्रक्चर को मैं कहीं से काट सकती हूँ,
such that I get equal on both the side. Is there any position through which I can cut it? Yes, I do have, right? So अगर मैं इसको कौन सी साइड से कट करूँगी, अगर मैं ये प्लेन के थ्रू कट करती हूँ, इसको मैंने ये प्लेन के थ्रू मतलब ऐसे स्लाइसिंग किया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे A है, यहाँ पे A है, और ये ऊपर पूरा पार्ट और ये नीचे, मतलब आई एम कटिंग इट दिस वे, आई एम जस्ट केक का ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट होता है वैसे, और फिर एक लेफ्ट में गया और एक राइट में गया. सो इफ आई कट इट दिस वे, again I am getting a line of plane of symmetry. So this molecule completely is optically inactive. तो इसके कोई भी optical isomer नहीं है. Okay, let's see now the next complex we will take up in the next page, that is MA3B3 plus minus N. अभी जो A3B3 है ना, उसके स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा, I can draw the two structures of it, that is cis and ट्रांस. ट्रांस में मुझे क्या लेना है, अपोजिट लेना है, और सिस में क्या लेना है, सेम साइड पे लेना है. सो आई ड्रॉ मेटल A3B3, मतलब मैंने A को अपोजिट साइड पे डाल दिया तो ये ट्रांस हो गया, और ये एक बचा हुआ A, और B को भी अपोजिट साइड पे डाल दिया, ठीक है, और ये हो जाएगा मेरा ट्रांस स्ट्रक्चर. लेट्स सी द सिस स्ट्रक्चर. सिस में क्या हो जाएगा, आई ड्रॉ M एंड दिस इज A, दिस इज ऑल्सो A एंड दिस इज ऑल्सो A. सभी A एक दूसरे के साइड सिस पोजिशन में है, एंड B इज ऑल्सो एट सिस पोजिशन विद ईच अदर. सारे के सारे B क्या हो जाएंगे, दे ऑल आर एट सिस पोजिशंस टू ईच अदर. तो ये हो जाएगा सिस. अभी इसको एक स्पेशल नाम दिया गया है और इसीलिए बहुत स्पेशल कॉम्प्लेक्स टाइप हो जाएगा. इसके बहुत सारे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, ठीक है. सो ट्रांस मतलब क्या हो जाएगा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेरिडोनियल, or it is called as mer. It is also called as mer. And cis is called as facial, और short में बोलते हैं fac. Fac isomer, mer isomer. Meridional मतलब on the axis and facial मतलब on the face. अगर यहाँ पे देखोगे तो एक face बन रहा है, ठीक है. If you see here, यहाँ पे एक पूरा ही face बन रहा है. So this is one face and this is other face. तो अगर देखोगे तो दो different phases बन रहे हैं. That is why it is called as facial isomer. Again, these both are optically inactive. Optically inactive. Further, Ma2B2C2. अभी मेरे पास 6 ligands है and each one of them are 2, 2 and 2. So मेरे पास कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं. So सबसे पहले मैं क्या करूँगी, first I will draw all trans to each other, that is A trans to A, B trans to B, C trans to C. ये मेरा एक स्ट्रक्चर हो गया. Let's see the next structure. A cis to A, B is also cis to B, and C is also cis to C. तो ये पूरा ट्रांस हो गया और ये पूरा हो गया सिस. अब क्या ड्रॉ करना है, ठीक है. सो अगेन आई ड्रॉ M, and now I will have just one trans and rest of a cis. तो A trans with A और B क्या हो गए, दोनों एक दूसरे के साथ cis हो गए, ठीक है. नेक्स्ट में मैं ले लूँगी B trans with B, and now A and C are cis to each other. And lastly I will take C trans to C and A cis and B cis. अगर देखोगे तो यहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर रिपीट नहीं हो रहा है. फर्स्ट में सारे ट्रांस हैं, सेकेंड में सारे सिस है, और थर्ड में क्या हो जाएगा, इफ वी सी हियर इन द थर्ड स्ट्रक्चर हमने एक ट्रांस लिया और दूसरे 2 सिस हो गए. नाउ एज द नंबर ऑफ लाइगेंड डिफरेंट टाइप के होते जाते हैं, मतलब मोर द कॉम्प्लेक्स इज टूवर्ड्स हेट्रोलेप्टिक, डिफरेंट टाइप के लाइगेंड, उतना ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या हो जाएगा, उसका बढ़ जाएगा. So now in these complexes I could not see any line where I can cut it into 2 equal parts. तो ये सारे क्या हो जाएंगे, optically active species हो जाएंगे. Let's see the next one. MABCDEF, all 6 ligands are different now. ठीक है. अभी जब सारे जितने ज़्यादा अलग अलग आते जाएंगे, ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, यहाँ पे उसकी ऑप्टिकली एक्टिविटी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी. क्यों बढ़ जाएगी, बिकॉज मुझे सिमेट्री ढूंढने में मुश्किल हो जाएगी, बिकॉज
though the side that different ligands now, so I cannot have a line of symmetry or a plane of symmetry. Okay, so now there are 6 ligand. अभी इसके तो मुझे structures draw करने की ज़रूरत ही नहीं. What will I do is we will see trans positions. Why we see trans? Because trans की positions कम है और cis की positions ज़्यादा होती है. जो कम है उसमें variations हम ज़्यादा ला सकते हैं. So we will keep A trans with B, A trans with C, A trans with D, A trans with E, A trans with F. अब उस चक्कर में जब हम A को ट्रांस B कर रहे हैं, बाकी जो C D E F है वो सारे एक दूसरे के साथ सिस कहीं ना कहीं हो रहे हैं. सो वी शुड नॉट बी बॉदर्ड. हमने एक पोजीशन भी चेंज किया, हमें नया स्ट्रक्चर मिल जाएगा. तो जैसे मैं स्टूडेंट्स का एग्जाम्पल दे रही थी कि 12 बच्चे, उसमें से ने एक की भी पोजीशन चेंज की तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, द पोजीशन चेंजेस एंड वी गेट अ टोटल न्यू वेरिएशन, क्योंकि सारे बच्चे अलग होते हैं यहाँ पे. नेक्स्ट ए ट्रांस रख दिया. अब मैं बी को ट्रांस रखूंगी. क्या मैं बी को वापस ए के साथ ट्रांस रखूंगी? नहीं. अब मैं रखूंगी बी और सी ट्रांस, बी और डी ट्रांस, बी विथ ई, बी विथ एफ. नेक्स्ट आई विल कीप सी ट्रांस विथ डी, सी ट्रांस विथ ई, सी ट्रांस विथ एफ. नेक्स्ट विल बी डी ट्रांस विथ ई, डी ट्रांस विथ एफ एंड लास्टली ई विथ एफ. तो मुझे टोटल कितने वेरिएशंस मिल रहे हैं? इफ आई काउंट ऑल ऑफ देम आई गेट टोटल 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. और ये के सारे क्या, दे ऑल आर ऑप्टिकली एक्टिव. यस, दे ऑल आर ऑप्टिकली एक्टिव. तो मुझे कितने टोटल एनांशियोमर्स मिलेंगे? यस, 15 और हर एक के दो दो, मतलब 15 इंटू 2, टोटल 30 स्ट्रक्चर्स मिलेंगे यहाँ पे मुझे. So this was all about monodentate ligands. Yes, the story doesn't end here. Please, I will suggest refer this video twice and thrice so that you understand it well. Okay, so अब तक हमने जो ligands देखे वो सारे monodentate थे, that is one donating site. अब यहाँ पे देखोगे तो A twice आ गया, मतलब ये किसका एग्जाम्पल हो गया? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ बाइडेंटेड लाइगेंड. ये कौन सा हो गया? एक बाइडेंटेड लाइगेंड. अब बाइडेंटेड लाइगेंड मतलब दो डोनेटिंग साइड. तो यहाँ पे मैं लिखूंगी M, ये मेरा स्क्वायर प्लेनार हो गया. ओके, एंड मैंने स्मॉल लेटर A B को ट्रांस में लगा दिया. दिस इज A विथ रिस्पेक्ट टू A एंड A विथ रिस्पेक्ट टू A. अब ये कर्व क्या हो गया? समझो एग्जाम्पल, दिस AA मीन्स EN, इथिलीन डायमीन. इथिलीन डायमीन का स्ट्रक्चर क्या होता है? NH2, CH2, CH2 एंड NH2. ये क्या हो गया? इथिलीन डायमीन का स्ट्रक्चर हो गया. अब इलेक्ट्रॉन्स कौन दे रहा है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है यहाँ पे नाइट्रोजन, ये दे रहा है और ये दे रहा है. तो मुझे यहाँ पे क्या अटैच करना है? इफ़ आई ड्रॉ इट M विथ 4 ऑफ देम, यहाँ पे ये A एंड B. आई विल ड्रॉ इट योर एज NH2 जिसमें N दे रहा है, दूसरे में भी NH2 और बीच में जो CH2 वो तो कुछ काम का नहीं. तो मैं इसको कैसे अरेंज कर दूंगी? आई विल जस्ट ड्रॉ अ रिंग फॉर इट. सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट फॉर मल्टीपल डोनेटिंग साइट लाइगेंड्स. ठीक है, पॉलीडेंटेड के लिए. अगेन यहाँ पे भी N दे रहा है और यहाँ पे भी N दे रहा है. नाउ कैन वी अरेंज दिस NH2 एंड दिस NH2 हियर? एक ही लाइगेंड को क्या मैं स्ट्रेच करके यहाँ तक लेके जा सकती हूँ? कैन आई ड्रॉ इट इन द ट्रांस पोजिशंस? नो, बिकॉज ट्रांस के लिए क्या हो जाएगा? इफ द लाइगेंड्स आर टू फार अवे फ्रॉम ईच अदर इट बिकम्स डिफिकल्ट टू बिकम स्टेबल. ठीक है, तो ट्रांस वाले को बाजू बाजू में ही बनाना है. इफ आई कट दिस इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, मुझे आधा A यहाँ पे मिला, आधा A यहाँ पे, आधा B यहाँ पे, आधा B यहाँ पे, और ये दोनों सेम है. सो दिस मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव, सॉरी ऑप्टिकली इनएक्टिव. कौन सा वाला? ट्रांसपोजिशन इसका. ठीक है, द ट्रांसपोजिशन ऑफ दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव. लेट्स चेक सिस पोजिशन. सो आई जस्ट इरेज दिस. ओके, सिस पोजिशन कैसा हो जाएगा? सो वी हैव ड्रॉन अ स्क्वायर M और नाउ आई एम टेकिंग A एंड B एज सिस. तो अभी क्या हो जाएगा? ये A यहाँ पे एंड द वन A एज यहाँ पे. अब सिस में क्या मैं कट कर पाऊँगी कहीं से सच दैट मुझे एग्जैक्टली इक्वल सिमेट्री मिले? नो. सो सिस स्ट्रक्चर विल बी ऑप्टिकली एक्टिव. ठीक है, आई एम राइटिंग इट, इट माइट गेट कटेड. ऑप्टिकली
एक्टिव, ठीक है। सो ट्रांस के कितने मिल रहे हैं मुझे, ट्रांस इज इनएक्टिव, इनएक्टिव एंड सिस इज एक्टिव। सिस एक्टिव है मतलब उसके कौन से कितने स्ट्रक्चर हो जाएगी, DNL 2 स्ट्रक्चर। तो टोटल मुझे ये आइसोमर के कितने स्ट्रक्चर मिले, एक ट्रांस और 2 सिस के स्ट्रक्चर। तो टोटल आई विल गेट 3 स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉलिक्यूल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, MAA3 थ्राइस, दैट इज, अब मेटल को मैं सिस ट्रांस तो कहाँ पे आएगा, M and I am taking this as AA, the another one as AA, और ये हो गया तुम्हारा लास्ट वाला AA। Now there is no such site where I can cut it and I can get equal symmetry, क्योंकि अभी यहाँ पे जोड़ आ गया, बीच बीच में धागे आ गए ना। Now this is a bidentate ligand, so this is again optically active। तो तुम क्या कर सकते हो, लिस्ट कर सकते हो सारे, और कौन से एक्टिव और इनएक्टिव है वो एक बार नोट कर लोगे। जनरली इट इज इफ देयर आर मोर नंबर ऑफ लाइगेंड्स तो ऑप्टिकली एक्टिव जाता है, अगर बाइडेंटेड है तो भी ऑप्टिकली एक्टिव जाएगा। ओके, स्टिल टू क्रॉस चेक यू कैन जस्ट ड्रॉ अ लाइन ऑफ सिमेट्री। कोई ऐसी लाइन ढूंढो जिससे अगर दोनों साइड पे इक्वल आ रहा है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। MAB थ्राइस के लिए क्या हो जाएगा अगेन, सो यू विल हैव MAB, then again A and B and again A and B। अब यहाँ पे तुम डिफरेंट पोजिशंस कर सकते हो, B को A जगह पे लगा, बट अगेन दिस स्ट्रक्चर विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। So I hope you understood the first part of stereoisomerism. What all did we covered? First we covered that stereoisomerism क्या होता है, then उसमें एक geometrical isomerism होता है, ऑप्टिकल। पहले geometrical चेक करना रहता है, geometrical isomer में क्या उसके cis और trans कितने स्ट्रक्चर है। अगर वो geometrical isomerism के स्ट्रक्चर दे रहा है देन फिर देखना है क्या उसको मैं मिडल से कट कर सकती हूँ, अगर येस तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, एंड अगर नो देन ऑप्टिकली एक्टिव। एक्टिव की स्पीशीज को क्या बोलेंगे, एनांशियोमस, इनएक्टिव वाले को क्या बोलेंगे, डायस्टीरियोमस। So if you have understood this lecture, please do like, share and subscribe. Thank you.